नमस्कार। हमारी इस विशेष पेशकश व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ऐसे विशेष मेहमान से जिन्होंने अपना जीवन संघ को समर्पित किया हुआ है। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक वार्ष्णेय जी हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत है। नमस्कार। एक लंबा सफ़र रहा है आपका संघ से जुड़ा हुआ। आइए देखते हैं सबसे पहले एक विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय का संपूर्ण जीवन मनुष्य जाति के आरोग्य को समर्पित है। मूलतः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय ने साल 1979 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री विषय में एमएससी की परीक्षा पास की। उसके बाद 1986 में बायोकेमिस्ट्री विषय में ही आपने पीएचडी की। उसके बाद कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। साल 1986 में ही डॉक्टर अशोक कुमार आरएसएस से बतौर प्रचारक जुड़े। बड़े शहरों में शुमार लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों में महानगर विभाग प्रचारक रहे। डॉक्टर अशोक कुमार ने 10 साल झारखंड और 5 साल कानपुर प्रांत में प्रांत प्रचारक के तौर पर सेवाएं प्रदान की। साल 2012 से डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय आरोग्य भारती संस्था में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आरोग्य भारती एक स्वैच्छिक संस्था है जिसकी समाज के स्वास्थ्य में रुचि है, जो समर्पण की भावना के साथ भारतीय जीवन मूल्यों से प्रेरित है। चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के लिए सम्मानित नागरिक और विषय विशेषज्ञ आरोग्य भारती के साथ जुड़े हुए हैं। आरोग्य भारती को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में सरसंघचालक मोहन भागवत की उपस्थिति में इंदौर में आरोग्य भारती की राष्ट्रीय गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। झारखंड में प्रांत प्रचारक के दायित्व को निभाते हुए नक्सल समस्या के निराकरण के लिए काफी कार्य किया है। डॉक्टर अशोक कुमार का मानना है कि नक्सल समस्या का निवारण बातचीत से संभव है। प्रांत प्रचारक के अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय ने धर्मांतरण रोकने के लिए भी काफी कार्य किया है। इनके कार्यकाल के दौरान कई परिवारों की घर वापसी भी हुई है। आप बताएं कि बायोकेमिस्ट्री में आपने एमएससी किया है और एमएससी के बाद आप लोग जो है बड़ी सफ़र पे जाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, लेकिन आपने संघ की राह चुनी। संघ के संपर्क में मैं बचपन से रहने के कारण से पहले से ही इच्छा थी कि देश और समाज के लिए कुछ अलग हटके काम करना चाहिए, और इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले से मन में सोचा हुआ विचार उसको कृति रूप में देना, इसलिए बायोकेमिस्ट्री में कम विद्यार्थी जाने के बावजूद भी, कम स्थान होने के बाद भी मन में पहले से विचार था, और इसलिए उसको क्रिया रूप में परिणत करने के लिए संघ का प्रचारक बना। तो कैसा रहा सफ़र आपको, और अचानक यानी पहली बार आप कहाँ शाखा गए थे और किस ढंग से आपका परिचय हुआ संघ से? 1965 में जब मैं कक्षा 3 में था, मथुरा जिले में एक स्थान है कोसी कलां, वहीं पर एक बाल स्वयंसेवक के रूप में संघ की शाखा में जाना हुआ। प्रारंभ में खेल कूद यही एक बचपन का आकर्षण रहता है, लेकिन अच्छी कहानियाँ, अच्छे विचार, अच्छे लोगों की संगति के कारण से पढ़ाई भी अच्छी होती गई, और बाद में संघ का काम भी साथ साथ होता गया। उसी का परिणाम था कि दोनों चीज़ें करने के कारण से पढ़ाई भी पूरी कर पाए और पढ़ाई के साथ साथ संघ का काम भी कर रही है। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी और उसमें पढ़ना ही जो है बहुत बड़ी बात थी। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो आप एकदम से संघ में गए तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं वो जीवन अलग हो सकता था आपका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केवल इंस्टीट्यूशन के नाते से ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही जीवन में। किसी न किसी विश्वविद्यालय में पढ़ना ही था। हाँ, वहाँ का वायुमंडल जिस समय में मैंने प्रवेश लिया था 1973 में, उस समय सामान्य जैसा ही था। बहुत ज़्यादा कोई अंतर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता था। मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी देश के अंदर के और देश के बाहर भी वहाँ थे, और इसलिए अन्य विद्यालयों के समान ही मेरे लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। हाँ, मुस्लिम विश्वविद्यालय होने के नाते से थोड़ा बहुत वायुमंडल तो रहेगा ही, तो वो वहाँ था, स्वाभाविक रूप से था।
लेकिन पढ़ाई में या काम करने में कोई भी बाधा ऐसी नहीं आई जिसको हम कह सकें कि हमको पढ़ाई और काम दोनों में कोई अवरोध है। आपने जो है नगर प्रचारक से लेकर के अखिल भारतीय पदाधिकारी तक का दायित्व आप निर्वहन कर रहे हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं कल के संघ में और आज के संघ में? संघ तो पहले के समान ही है, लेकिन समय के साथ जैसे सामाजिक स्थितियां बदलती हैं, चूँकि संघ में भी उसी समाज से ही व्यक्ति आते हैं और इसलिए थोड़ा बहुत परिवर्तन होना बहुत स्वाभाविक बात है। आज टीवी है, मोबाइल है, गैजेट्स हैं, तो आज सामान्य समाज का सामान्य व्यक्ति उपयोग करता है, तो संघ में भी उपयोग होता है। पहले नहीं था तो सब चीज़ प्रत्यक्ष जाकर मिलकर के ही करते थे, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग है, लेकिन संघ में शाखा का स्वरूप पहले जैसा ही है। हाँ, अभी अधिक प्रकार के व्यक्ति आने से अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जरूर होने लगे हैं, प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम भी अधिक है। क्या लगता है आपको कि जो डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के आज भागवत जी तक की बात करें तो बहुत ही बुद्धिजीवी रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग रहे हैं, तो इनके आने के बाद किस ढंग से नई दिशा मिली होगी संघ को और देश को? क्या किस ढंग से देखते हैं इस बात को? संघ प्रारंभ से जिस उद्देश्य को लेकर के चला था, आज भी उसी उद्देश्य को लेकर के उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अलग अलग समय पर जब अलग अलग पूजनीय सरसंघ चालक जी के दायित्व पर अलग अलग व्यक्ति आए, तो उस समय की जैसी स्थिति परिस्थितियां थीं वैसा निर्णय हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उस समय संघ को जानते नहीं थे लोग, इसलिए संघ की शाखा कार्यकर्ता निर्माण यही प्रमुख काम था। परम पूज्य श्री गुरुजी आए तो उस समय पर प्रथम प्रतिबंध का कालखंड भी आ गया था और उस समय लगा कि कार्यकर्ता जो तैयार हो रहे हैं विविध क्षेत्रों में जाने चाहिए, तो उनके कार्यकाल में 1974 तक अनेक विविध क्षेत्र, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, ऐसे संगठन खड़े हुए। माननीय बड़ा साहब आए तो उस समय आपातकाल आ गया। उस समय समाज की आवश्यकता थी, तो जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते थे वे भी संघ के बारे में जानने लगे और समाज में एक नए प्रकार का वायुमंडल बना, जिसको हमने कहा संघ समाजोन्मुखी भी धीमे धीमे हो गया। बहुत सारे कार्य पहले नहीं थे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बाद में शुरू हुए। 1989 में सेवा कार्य शुरू हुए, 94 में प्रचार विभाग शुरू हुआ, तो ऐसे अलग अलग विभाग संघ में शुरू हुए। विविध क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ गई। माननीय रज्जू भैया उनके बाद आए सन 94 में। उस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन पीक पर था, संघ ने निर्णय किया था उसमें सहयोग करना। उस समय भी सहयोग करता था, आज भी कर रहा है, और इसलिए उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। नए नए प्रकार के स्वयंसेवक आने के कारण से रज्जू भैया के समय में बहुत सारे प्रशिक्षण वर्ग, साहित्य, इसकी आवश्यकता अनुभव हुई, वह भी तैयार हुआ साथ में। सन 2000 में माननीय सुदर्शन जी सरसंघ चालक बने। उस समय जैसा काम चल रहा था उसको और प्रशिक्षणात्मक गति देना और अधिक क्षेत्रों में पहुंचाने, इसकी आवश्यकता लगती थी। और अभी सन 2009 से माननीय मोहन जी भागवत अभी सरसंघ चालक हैं, तो इस समय की जो जो आवश्यकताएं हैं, अलग अलग प्रकार का समूह समाज में आ रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी ग्रामीण जनजातीय समाज भी और समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी है, संपन्न वर्ग भी है। हर एक को संघ समझाना है तो जो उनकी समझ है उनके अनुसार समझाना। उसी तरह से कार्य विभाग, गतिविधि, संघ के विविध क्षेत्र, आज लगभग 50 से ऊपर अखिल भारतीय संगठन हैं जो संघ की विचार प्रेरणा से काम करते हैं। संघ में भी अपने विभाग, अपनी कार्य की गतिविधियाँ यह भी बढ़ी हैं, और इसीलिए जिस दिशा में डॉक्टर साहब ने उस समय बढ़ाया था, उसी दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए संघ आज भी बढ़ रहा है। क्या लगता है कि आप
जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे विभाग गठित हो गए हैं, प्रकल्प गठित हो गए हैं, 200 से ज़्यादा प्रकल्प हो चुके हैं, तो अब लोगों का जुड़ाव भी हो गया। संख्या पहले बहुत कम थी और संघ को लोग समझ नहीं पाते थे। क्या अब जो लोग हैं वो संघ को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं? किस ढंग से, यानी पहले जब आप शाखाएँ लगाते थे, जब जिसमें आपने जब नगर प्रचारक के रूप में आपने भूमिका थी, उस समय लोगों को बड़े कन्विंस करना बड़ा कठिन था। तो और आज के इस दौर में आपको कैसा देखने को मिलता है? उस समय हमको बताना पड़ता था कि संघ क्या है, बल्कि 74 के पहले जनसंघ के समय लोग जनसंघ से ही संघ को समझने का प्रयास करते थे, तो भी हम समझाते थे नहीं, संघ अलग है। आज समाचार पत्र, मीडिया, इनका प्रभाव अधिक होने के कारण, सोशल मीडिया होने के कारण, तो हर छोटी बड़ी चीज़ सबके सामने आती है। बोलने वाले लोग भी अधिक हैं, कोई भी विषय तुरंत पहुंचता सबके पास, तो संभाल करके बोलना और आवश्यकता पड़ने पर करेक्शन करना, सही दृष्टि देना। तो पहले जो काम हम शाखा में प्रशिक्षण वर्गों में करते थे, आज समाजोन्मुखी स्थिति होने के कारण से, या मैं अगर कहूँ तो समाज के सभी प्रकार के वर्ग संघ में आने के कारण, वो जिन जिन विषयों को जिन शब्दों में समझते हैं, संघ में भी हम सभी कार्यकर्ता उन्हीं उचित शब्दों में उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा जी, बताइए कि जब आप जो है एमएससी करने के बाद प्रचारक की भूमिका में जा रहे थे, तो क्या परिवार का कोई विरोध नहीं हुआ इसमें? कोई भी विद्यार्थी या व्यक्ति जब कभी भी सामाजिक क्षेत्र में जाएगा तो थोड़ा बहुत विरोध तो होगा ही होगा, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि निकलने वाला कार्यकर्ता किसी के कहने से नहीं निकलता, वह धीमे धीमे अपने स्वयं के मन के भाव के कारण से निकलता है। परिवार की अपेक्षा रहना बहुत स्वाभाविक सी बात है। परिवार में संघ के बारे में स्वीकृति हो सकती है, लेकिन इतनी स्वीकृति कई बार नहीं होती कि वो परिवार से दूर होकर के पूर्णकालिक समाज का काम करे। लेकिन उस समय एक ही रास्ता होता है, हम स्वयं या हमारे अधिकारी या स्थानीय कार्यकर्ता परिवार के लोगों से संवाद बना करके कन्विंस करते रहे। यही काम सबने किया। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी का व्यक्तित्व इसी ढंग का है। चर्चा का दौर जारी रहेगा। अभी एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी के साथ, जिन्होंने अपना जीवन संघ को समर्पित किया हुआ है। जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें समाज से जुड़ना जाते हैं, तो कम से कम घर का विरोध होता है। तो किस ढंग से और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसके अलावा? संघ में प्रारंभ काल से जुड़े होने के कारण से और पहले से मनस्थिति होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आई, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से स्थान परिवर्तन होना, उसके कारण से विषयों को समझने में थोड़ा समय लगता है। हर स्थान का एक स्वभाव होता है। मैं इलाहाबाद में था, वहाँ एक प्रकार का स्वभाव है, लखनऊ आया एक दूसरे प्रकार का स्वभाव है, कानपुर आया और एक तीसरे प्रकार का, झारखंड में गया तो एकदम ही अलग प्रकार का। तो एडजस्ट होने में जो समय लगता है थोड़ा बहुत, उतना ही कठिनाई आई। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे, हर स्थान पर ऐसे सीनियर अच्छे कार्यकर्ता मिले कि जिन्होंने उस स्थान के बारे में मार्गदर्शन किया, वहाँ के बारे में जानकारी दी, और उस जानकारी का लाभ कार्य करने में हुआ हर जगह पर। अभी भी हर प्रचारक के लिए यही आग्रह होता है कि आप जहाँ नए स्थान पर जाते हो, वहाँ के स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलकर स्थान की विशेषताएं, उनकी सीमाएं यह मालूम करने से कार्य करने में सुविधा होगी। ये करना चाहिए, मैंने भी किया। जैसे कि आपने कहा कि आप कानपुर में भी रहे हैं, आप लखनऊ में भी रहे हैं, उसके बाद फिर आप झारखंड में गए जब नक्सलाइट मूवमेंट बहुत जब चरम पर था। तो
तो किस ढंग से देखा वहाँ पे आपने, चूँकि संघ को उतने समझने वाले भी लोग नहीं थे, क्योंकि बहुत चुनौती थी। आज भी झारखंड में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं हो पाया जैसा अन्य जगहों पे। तो क्या देखा और क्या पाया आपने, और किस ढंग के प्रयास सरकार कर रही है आपके सुझावों पे? हर स्थान की अलग अलग प्रकृति होने के कारण जहाँ झारखंड में कुछ कठिनाई थी वहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। वहाँ पर काम करते समय आप कार्यकर्ता के बारे में पहले से आकलन कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। अन्य स्थानों पर यह सुविधा नहीं होती। वहाँ कार्यकर्ता कम हो सकते हैं, संसाधन कम हो सकते हैं, वायुमंडल अनुकूल नहीं हो सकता है। ये आभास होने के बाद भी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन, कार्यकर्ता और वायुमंडल है, उसके अनुसार ही हम धीमी गति से चले तो सफल हो गए। अगर हम भी तेज गति से चले होते तो शायद सफलता उतनी जल्दी नहीं मिलती। दूसरा विषय, अन्य चलने वाली गतिविधियाँ, उग्रवादी गतिविधियाँ होंगी चाहे मतांतरण की गतिविधियाँ होंगी, उनको प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर हम प्रतिद्वंदी के रूप में देखेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट में देखेंगे, तो शायद हम उतने जल्दी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमने उनको कॉम्प्लीमेंट्री रूप में देखा, पूरकता के रूप में देखा, और इसीलिए जब कभी काम करते समय कुछ व्यक्ति मिलते थे और पत्रकार विशेषकर मिलते थे, पूछते थे उग्रवादी गतिविधियाँ हैं, ये हैं, तो आप इनके विरोध में काम कर रहे हैं, तो हम कहते थे नहीं, हम उनके विरोध में नहीं हैं। हम भी समाज के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी उसी समाज के अंदर काम कर रहे हैं। समाज को जिनका काम अच्छा लगेगा, जिनके काम को स्वीकृति मिल जाएगी उनको, उसको वो अपना लेंगे, और हम उसी आधार पर काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम मिला कि बिना किसी का विरोध किए हुए सबके साथ मिलकर काम किया तो कुछ कुछ सफलता अपने को मिल गई। जहाँ तक सरकार की बात है, सन 2015 नवंबर सन 2000 को नए झारखंड का गठन हुआ। नए झारखंड के गठन के समय के पूर्व की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, शासन की, प्रशासन की, विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर की। तो पहले ही मुख्यमंत्री अच्छे विजनरी थे, श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, परिवहन, सड़क, इस पर विशेष ध्यान दिया। बालिका शिक्षा, उसका परिणाम हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जो रिस्क ले सकते थे, उनको संसाधन उपलब्ध कराए, उन्हें विश्वास पैदा किया। और उग्रवादी क्षेत्र में सभी को नहीं पकड़ा उन्होंने, जो उनके बड़े नेता रहते थे, कमांडर रहते थे, उन्हीं को पकड़ते थे वो। और उसी का परिणाम था कि गांव के लोग उग्रवादी होते हुए भी शांत रहते थे, वो लोग पकड़े गए और उग्रवाद खत्म हुआ, कम हुआ। बाकी शिक्षा, लॉ, बाकी सुधार होने के कारण से एकदम विकास हो गया और आज एक नया स्वरूप झारखंड में दिखाई देता है। अभी की जो सरकार है वह भी ठीक काम कर रही है। उन्होंने भी अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं, जैसा शासन की अपनी व्यवस्था रहती है, प्रशासन की व्यवस्था रहती है, और उसके आधार पर आज वहाँ लगभग सभी जिले, एक दो जिले छोड़ दीजिए, तो उग्रवादी होने के क्षेत्र होने के बाद भी पुराने क्षेत्रों में से आज उग्रवाद खत्म हो रहा है। कुछ नए क्षेत्रों में बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन के कंट्रोल में है, बराबर कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग करते रहते हैं। केंद्र सरकार भी सहायता करती है, पहले भी करती थी, और उसी का परिणाम है कि उग्रवाद काफ़ी सीमा तक कम हुआ है। जैसे कि वैसे आपने कहा मतांतरण की बात की, मतांतरण शायद, लेकिन झारखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, धर्मांतरण बहुत होता है। तो किस ढंग से देखा धर्मांतरण को आपने वहाँ पे? एक तो विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, हम कभी धर्मांतरण नहीं बोलते, हम मतांतरण ही बोलते हैं। धर्म तो सबका एक ही है, ड्यूटी के रूप में देखना है। व्यक्ति अपनी मान्यताओं को बदलता है और इसलिए वो मत परिवर्तन होता है। अपने यहाँ जब भी कोई शब्द प्रयोग करेगा तो मतांतरण ही करेगा। वहाँ पर पहले जिस तरह से
ईसाई तंत्र को खुली छूट थी। शायद जब से झारखंड में वनवासी कल्याण आश्रम, एकल विद्यालय, संघ, अन्य संगठनों का काम बढ़ा, विद्या भारती, तो उन सब का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया। तो चूंकि हमारी पॉजिटिव दृष्टि है, इस कारण से हमने सबको साथ में लिया। इवन बहुत सारे उग्रवादी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत सारे ईसाई तंत्र के लोग भी जुड़ गए जो मतांतरित हो गए थे। और आज परिणाम है कि अपने कार्य व्यवहार के कारण, अपने माने संघ और विविध क्षेत्र, इनके कार्य और व्यवहार के कारण आज ईसाई मिशन जिस तरह से घोषित करके पहले मतांतरण करता था, आज नहीं कर पाता वो, बल्कि घर वापसी के कार्यक्रम स्थानीय समाज की मांग पर बाकी संगठन करते हैं कि हमको पुनः वापस ले लीजिए, तो उनके घर वापसी के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन स्थानीय समाज की मांग पर होता है वो कहता है, अपनी ओर से कोई कभी नहीं कहता कि भाई आप वापस आओ, क्यों नहीं, आप वहाँ पर हो, कोई बात नहीं, आप वहाँ रहो, देश और समाज का काम करते रहो। तो वर्तमान में चूँकि आप झारखंड जाते भी रहते हैं, अभी हाल ही में आपने दौरा किया, तो क्या लगता है कि जो आप जिसको मतांतरण कह रहे हैं, क्या उसका क्रम अभी भी चल रहा है? थोड़ा बहुत तो जरूर चल रहा है, और वो उनकी जो स्वाभाविक अवस्था है, कुछ ना कुछ तो वो चलेगा। जनजातीय समाज में जिस तरह से सरकारी तंत्र की सुविधाएं और व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में न पहुंचने के कारण वहाँ पर जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनके बीच में जो पहुँचते हैं उनकी बात वो स्वीकार करते हैं। हम पहुँच जाएंगे तो हमारी बात स्वीकार करते हैं, ईसाई मिशन पहुँचेगा तो उनकी बात स्वीकार करते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत मात्रा में तो है अभी, लेकिन अब उतनी मात्रा में नहीं है। आपके पास आरोग्य भारती में राष्ट्रीय संगठन सचिव पद थे, तो आपके कार्यकाल में काफ़ी बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। विशेष संचालक जी ने इंदौर में एक बड़ा आयोजन किया, तो क्या लगता है कि जो परिकल्पना थी क्या मूर्त रूप ले पा रही है कि और समय लगेगा इसमें? आरोग्य भारती की स्थापना काल से ही यह एक विषय था कि स्वास्थ्य सेवाएं शहर केंद्रित हो गई हैं, हॉस्पिटल अधिकांश शहर में मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वे जितनी मात्रा में चाहिए उतनी पहुंचती नहीं, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हम कैसे इस व्यवस्था को पहुंचा सकते हैं। दूसरा विषय था स्वास्थ्य सेवा केवल रोग आधारित नहीं, स्वास्थ्य सेवा अगर स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, बीमार न पड़े, यह भी स्वास्थ्य सेवा है, जिसको हम कहते हैं हेल्थ का पॉजिटिव प्रमोशन करना, डिसीज का प्रिवेंशन करना। स्वस्थ जीवन शैली और एक विषय है जो इसका आधार है काम का। तो आज शहरी जीवन में या ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह आरोग्य भारती के नाम पर कार्यकर्ता हैं और स्वास्थ्य जागरण का कार्य ये हो रहा है। क्या लगता है कि अभी और जो आपकी परिकल्पना थी, और खासतौर पे आप जो कह रहे हैं कि हम दूरस्थ अंचलों में काम कर रहे हैं, और वन, आप जानते हैं कि वन जो संपदा है बड़ी प्रचुरता है और उसी में बहुत सारे इलाज होते हैं, तो किस ढंग से जो भी एलोपैथी के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो वन संपदा है, वन की जो प्रचुरता है, उसका किस ढंग से बेहतर उपयोग हो सकता है, उसका बेहतर दोहन हो सकता है, इसके लिए भी क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? प्रकृति ने जिस जलवायु और मौसम में मनुष्य को जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उस जलवायु और उस मौसम में मनुष्य को फल, सब्जी और औषधीय पौधों के रूप में उपलब्ध कराया है। अगर मनुष्य अपनी स्थानीय आधार पर उपलब्ध फल, सब्जी और औषधीय पौधों का उपयोग करे, तो उसको अतिरिक्त बहुत दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसलिए ऋतु के अनुसार फल सब्जी का उपयोग करना, रीजनल सीजनल फूड, आज विदेशों में भी उसके लिए बड़े बड़े अभियान चलते हैं। और इसलिए यह जो रीजनल सीजनल फूड है, इसका उपयोग किया तो हम प्रकृति का भी उपयोग करते हैं। और दूसरा विषय, इसमें जितनी भी औषधियाँ बनती हैं, एलोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, सभी का नेचुरल सोर्स मेडिसिनल प्लांट है, और मेडिसिनल प्लांट्स प्रकृति में हैं।
हमने उनकी जानकारी देना शुरू किया, उनका उपयोग बताना शुरू किया, लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। और परंपरागत रूप से जो चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं, वैद्य बोलते हैं, कहीं पाहन बोलते हैं, कई अलग अलग नाम है उनके, वे भी उनका उपयोग करते हैं और बहुत अच्छे प्रकार से उपयोग करते हैं। उनका सहयोग भी हम लेते हैं। और इसलिए जो वन संपदा है और औषधीय वन संपदा, यह सामान्य समाज के लिए बहुत उपयोगी है। इसका कल्टीवेशन भी होना चाहिए, इसका उपयोग भी होना चाहिए, इसकी जानकारी भी चाहिए। हाँ, आरोग्य भारती के माध्यम से जो योग को भी सर्वव्यापी करने का प्रयास किया गया और आप लोगों के प्रयास ही जो है विश्व योग दिवस की वो हुई। तो योग किस ढंग से और उपयोगी हो सके, उसके लिए क्या प्रयास हैं आपके? योग को हम 3 प्रकार से उपयोग करते हैं आरोग्य भारती में। एक प्रकार है जगह जगह योग केंद्र चलाना, उनका प्रशिक्षण देना। दूसरा है मधुमेह, डायबिटीज को योग से मैनेज करना। और तीसरा है विश्व योग दिवस पर पूरे देश भर में हम जितने अधिक स्थानों तक जा सकते कोशिश करते हैं। लेकिन आरोग्य भारती की एक दूसरी विशेषता है, हम योग के ऊपर काम करें या किसी और विषय में, होलिस्टिक नेचर को लेकर काम करते हैं, सर्व समावेशी भाव। अर्थात योगासन है तो केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, उसका जीवन शैली कैसे सुधर सकती है, व्यक्ति के स्वभाव में कैसे परिवर्तन आ सकता है, परिवर्तन आया तो परिवार में योग का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है क्या, उसके वर्किंग प्लेस पर प्रभाव दिखाई पड़ता है क्या। तो ऐसे सब प्रकार से सोचते हुए कि व्यक्ति करने वाला एक होगा, लेकिन उसका योग का प्रभाव उसके सहयोगी, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसके संपूर्ण स्वास्थ्य में दिखाई पड़ना चाहिए। तो इस होलिस्टिक नेचर के कारण से छोटी छोटी एक्टिविटी भी बहुत अधिक प्रभावी होती है। जैसा कि आपने कहा कि जो मधुमेह जो है इस समय हर एक व्यक्ति को ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, तो उसका उपचार किस ढंग से हो सकता है? मधुमेह होने के 3 कारण हैं। एक है फिजिकल इनएक्टिविटी, दूसरा है स्ट्रेस और तीसरा है जीवन शैली। अगर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शारीरिक परिश्रम करता रहे तो ऐसी अवस्था नहीं आती। हमारे मैनेजमेंट मॉड्यूल में सूर्य नमस्कार, योगासन, यह एक पार्ट है। आज 60% रोग स्ट्रेस के कारण से हैं। तो अगर आवर्तन ध्यान या साइक्लिंग मेडिटेशन उसका दूसरा नाम है, उसको एक मॉड्यूल डेवलप किया है एस व्यासा ने, तो उसका प्रशिक्षण देना। और तीसरा जीवन शैली, दिनचर्या, खान पान, विरुद्ध आहार, इसका ध्यान रखना, कौन सी चीज़ शरीर को सूट करती है, कौन सी नहीं करती, इसका ध्यान रखना। तीनों का कोऑर्डिनेशन से मधुमेह योग प्रबंधन ऐसा करके वो एक मॉड्यूल है। लगभग पूरे देश भर में मेरा अनुमान है कि 200 केंद्र तो अभी ऐसे होंगे कि जो नियमित रूप से चलते हैं, लोग सिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका लाभ मिले रहे। लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, शख्स वो है जो जमाना को बदल दे। तो ऐसा व्यक्तित्व डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी का आपके पास जानकारियों का भंडार है, लेकिन हमारी समय सीमा है। आपने आज हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। व्यक्ति विशेष में एक नए शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।